अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका वेलकम है फिर से हमारे इस चैनल ऑल इन वन में। और जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम आपको जो टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उनमें जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, वो हम आपको यहाँ पे कवर करके देते हैं। ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हम आपको यहाँ पे विद देयर आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, वो यूपीएससी के रिलेटेड होते हैं या स्टेट लेवल एग्जाम्स के रिलेटेड होते हैं। इसके साथ साथ हम आपको जो एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम आपको यहाँ पे कवर करके देते हैं। पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था वो हमने बनाया था क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 1 पे, जो कि था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो आज हम उसी सिविक्स का क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 2 जो है, दूसरा चैप्टर जो है या डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, आज हम यही कवर करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लिखा है। अब हमें डाइवर्सिटी का तो पता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो कि हमने पहले ही यूनिट में पढ़ लिया था। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक कंट्री में या एक स्टेट में या एक नेशन में डिफरेंस पाया जाना, वेराइटीज पाया जाना। किसके बेस पे? चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो डिफरेंस कल्चर के बेस पे हो, चाहे वो डिफरेंस ट्राइब के बेस पे हो, चाहे वो डिफरेंस किसी भी अदर एस्पेक्ट के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, ट्राइब के बेस पे हो, कल्चर के बेस पे हो, ट्रेडिशन के बेस पे हो, या किसी और चीज़ के बेस पे हो। तो डाइवर्सिटी का तुम्हें हमें माने पता चलता है, मीनिंग पता चलता है कि ये है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना, फर्क करना, खुद को ऊपर समझना, किसी को नीचा समझना। अब ये जो डिस्क्रिमिनेट होता है, ये जो भेदभाव होता है, ये कब होता है? जब डाइवर्सिटी हो। मीन्स कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक स्टेट में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, और मेरा स्टेट जो है, राज्य जो है, अभी जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। मान लो यहाँ पर डिफरेंट कास्ट है, यहाँ पर गुजर कास्ट है, यहाँ पर भट्ट कास्ट है, यहाँ पर सईद कास्ट है, यहाँ पर खान कास्ट है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि सईद कास्ट के जो लोग हैं वो सुपीरियर है, और जो भट्ट कास्ट के लोग हैं वो उनसे नीचे है, खान कास्ट के लोग उनसे नीचे है, इसी तरह से जो गुजर कास्ट के लोग हैं वो हम सबसे नीचे है। तो ये जो है ना, पहले तो ये डाइवर्सिटी थी, यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड डाइवर्सिटी थी, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कास्ट के लोग रहते थे, तो ये डाइवर्सिटी थी। लेकिन इस डाइवर्सिटी के बीच में जब मैंने भेदभाव किया, किसी कास्ट को ऊपर समझा, दूसरे कास्ट को नीचा समझा, तीसरे कास्ट को उससे भी नीचे समझा, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, इसको बोलते हैं भेदभाव करना। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। There are many things that make us what we are. How we live, the language we speak, what we eat, where the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by geography and history of the place where we live. देखो, हम जो है ना, हम एक्चुअली में क्या है, हमारा जो लिंक है, हमारा जो कनेक्शन है, वो किसके साथ है? हम जहाँ पर रहते हैं ना, हम जिस जगह पर रहते हैं ना, उस जगह की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी हमें ये डिफाइन करती है कि हम एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अगर मैं भारत में रहता हूं तो मैं एक भारतीय हूं। लेकिन मैं भारतीय कैसे हूं? क्योंकि मेरे भारत की हिस्ट्री मुझे भारतीय बनाती है। क्योंकि मेरी भारत की जो हिस्ट्री है ना, वो कुछ ऐसी है कि जो इतना मैंने पढ़ा है, हमारा भारत जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, उसके बाद बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स उठे, हमारे हीरोज उठे, जिन्होंने भारत को आज़ाद करा दिया। और फाइनली 1947 में 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। तो ये चीज़ जो मेरी भारत की हिस्ट्री है ना, ये मुझे भारतीय बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ, भारत के साथ साथ, मैं भारत के एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। तो मैं भारतीय होने के साथ साथ एक कश्मीरी भी हूँ और एक लोकल कश्मीरी हूँ। और मैं जो हूँ ना, मतलब कश्मीरी ट्रेडिशन को फॉलो करता हूँ। तो ये जो मेरी कश्मीर की जियोग्राफी है ना, ये मुझे डिफाइन करती है कि मैं एक्चुअली में हूँ क्या। मैं भारतीय तो हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं कश्मीरी हूँ। मेरा जो मतलब मेरी जो बॉडी है ना, वो कोल्डनेस को, सर्दी को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि मेरी कश्मीर की जियोग्राफी ही ऐसी है कि मैं भारत में जिस जगह पर रहता हूँ
उस जगह पर ठंड का माहौल ज़्यादा रहता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ये एक्चुअली में डिफाइन करते हैं कि हम एक्चुअली में है क्या, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या है, हमारी जो मतलब हम मैं ये बोलूँ हम क्या खाते हैं, हम कौन सी गेम्स प्ले करते हैं, हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये कनेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी जो हम जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, एक तो उससे और उस जगह की हिस्ट्री से, यानी कि मेरे भारत की हिस्ट्री से और मेरे भारत में मैं जिस जगह पर रहता हूँ उस जगह की जियोग्राफी से मेरा जो मतलब कनेक्शन है, लिंक्ड है इन दो चीज़ों से। You will get an idea of how diverse India is if you look very briefly at the following statement. There are 8 major regions in the world. देखो आपको ये पता चल जाएगा जो भारत है ना वो कितना डाइवर्स है अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो। यहाँ पर लिखा है जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया में 8 मेजर रीजन्स है, 8 ऐसे रीजन्स है जो कि मेजर है, मेन रीजन्स है, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा जिनको लोग फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इन 8 मेजर रीजन में से हर एक रीजन को भारत में फॉलो किया जाता है, यानी कि 8 मेजर रीजन को मानने वाले आपको भारत में मिलेंगे। 1600 languages that are people's mother tongues and there are more than 100 dance forms। यहाँ पर लिखा है कि भारत में 1600 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है और इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा यहाँ पर डांसेस किए जाते हैं, डांस फॉर्म्स है, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया या वो घुंघरू डांस हो गया या वो कश्मीरी डांस से आप ले लो, बहुत सारे किस्म के डांसेस है। So, yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with the people who look, talk, dress and think like us। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे भारत में ये है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी में हम खुद को सेफ फील नहीं कर पाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम जिस ग्रुप से है या जिस कास्ट से या जिस रिलीजन से है हम उसी में सेफ है। जैसे कि मुसलमान के साथ सेफ है, हिंदू के साथ सेफ है, दिल्ली वालों के साथ सेफ है और जो अलग ट्राइब्स के लोग हैं वो अपने ट्राइब्स के साथ सेफ है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे भारत में। Sometimes we meet people who are very different from us. We may find them strange and unfair। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो कि हमसे बहुत अलग होते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो कि हमसे बहुत अलग होते हैं। हमें मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ फैमिलियर नहीं है, हमारे लिए वो अजनबी होते हैं। At times we may not understand or know the reason why they are different from us। और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना जो कि हमसे अलग देखने में होते हैं, जिसका कल्चर हमसे अलग होता है, कास्ट हमसे अलग होता है, तो हमें ऐसा समझ में नहीं आता है कि हमसे अलग क्यों है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जब जम्मू एंड कश्मीर में कोई घूमने के लिए आता है, चाहे वो दिल्ली से हो, तमिलनाडु का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, वेस्ट बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, कास्ट अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है, उनकी जो ट्रेडिशंस होते हैं वो अलग होता है। तो इस बेस पे ना हमें थोड़ा मतलब क्या लगता है, अनफेमिलियर जैसा लगता है। या एक कश्मीरी जब जाता है दिल्ली घूमने के लिए या उत्तर प्रदेश घूमने के लिए या पंजाब घूमने के लिए, तमिलनाडु घूमने के लिए, तो उसको भी वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। उसके साथ उसको मतलब ये बाकी लोग जो है ना एक स्ट्रेंज से देखते हैं, क्योंकि ये नेचुरली है। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हो जो कि आपके कल्चर का नहीं होता, आपके स्टेट का नहीं होता या आपके रिलीजन का नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर फील होता है। People also from certain attitudes and ongoing and opinions about others who are not like them। और लोग जो है ना अक्सर गलत ओपिनियंस रखते हैं, अलग अलग किस्म के ओपिनियंस रखते हैं बाकी कल्चर के लोगों के रिलेटेड या बाकी रीजन के लोगों के रिलेटेड या बाकी कम्युनिटीज के लोगों के रिलेटेड। So look at the statements below that you believe it to true about rural and urban life in India। Tick mark those that you agree with। देखो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो आप ये देख भी सकते हो। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि मतलब सही है या जो कि आपको लगता है गलत है। जो को हम स्टेटमेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्चुअली में दिए गए हैं एक तो रूरल पीपल के बारे में जो लोग गाँव में रहते हैं और ऐसे लोगों के बारे में जो अर्बन यानी कि सिटीज़ में रहते हैं। तो अगर हम गाँव के बारे में देखेंगे तो गाँव के बारे में क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं,
तो पहला जो है वो है मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। हाँ, ये बात सच बैठती है कि जो भारत में जो आबादी है ना, ज़्यादातर आबादी जो है ना वो गाँव में ही रहती है। तो इसके रिलेटेड एक्चुअली में डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भारत में है ना 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में ही रहती है। तो इसको मैं टिक मारता हूँ। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर स्टिल फुल ऑफ सुपरस्टिशन। नहीं, ये मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ विलेजेस ऐसी है भारत में जहाँ पर अब भी लोग जो है ना मतलब उनको फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, और वो अब भी ना मतलब पुराने ज़माने के ख्यालों में गुम है, उन पे ही बिलीव करते हैं। लेकिन ये कहना कि सारे विलेजर्स के लोग ऐसे हैं, ये गलत है। भारत में बहुत सारी विलेजेस ऐसी है जहाँ पर आज मॉडर्निटी पाई जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पाई जाती है, और हेल्थ केयर पर भी वो बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट को मैं क्रॉस मारता हूँ। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक द यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। कुछ मतलब विलेजेस भारत में ऐसी है जहाँ पर अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, लेकिन बहुत ज़्यादा विलेजेस भारत में ऐसे भी है कि जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहुँच गई है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी किया जाता है, या अगर आप पंजाब जाओ वहाँ पर भी एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अगर आप राजस्थान जाओगे वहाँ पर भी आज कल्टिवेशन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं मिलता है। सो ये कहना भी गलत होगा कि सारी विलेजेस में ऐसा होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती, ये गलत होगा। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. ये कहीं ना कहीं मैं सही मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर विलेजेस में होता ये है कि जब जो मतलब हार्वेस्टिंग या प्लांटेशन जब अपनी पीक पे पाया जाता है ना, जब कल्टीवेशन की जाती है ना, जैसे कि कश्मीरी पेडी सीडिंग की जाती है, फिर जब उसका कल्टीवेशन होता है तो उस टाइम जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे इसलिए काम कर रहे होते हैं कि ताकि उनको आउटफिट जो बेनिफिट मिले, आउटफिट प्रोडक्शन मिले, वो भी ज़्यादा हो। तो ये कहना कहीं ना कहीं सही है, तो इसको मैं टिक ही मारता हूँ। सो विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, ये भी कहीं ना कहीं मैं सही मानता हूँ कि हमारे आजकल ज़्यादातर गाँव में भारत में ही होता है, ज़्यादातर गाँव में कि जो विलेजर्स के लोग होते हैं ना वो शहरों में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में क्या करता है, जो अलग अलग गाँव के लोग होते हैं ना वो सिटीज़ में जाते हैं होटल्स में काम करने के लिए, रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, और ऐसे बाकी स्टेट्स में भी होता है, बाकी यूनियन टेरिटरीज में भी होता है भारत में। तो कहीं ना कहीं ये कहना भी सही है कि ज़्यादातर गाँवों में ना, भारत के ज़्यादातर गाँवों में ना लोग जाते हैं माइग्रेट करके सिटीज़ की तरह, ताकि वो काम ढूंढ सकें। अब जो है ना वो उर्बान के रिलेटेड है, उर्बान पीपल। तो जो लोग शहरों में है या शहरों में रहते, जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें ये चेक करना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है और गलत स्टेटमेंट कौन सा है। लाइफ इन द सिटी इज ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। देखो ये कहना गलत होगा क्या, जो शहरों में लोग रहते हैं ना वो जो है ना लेजी है या उनकी लाइफ ईजी है। मैं मानता हूँ कि जो सिटीज़ में लोग रहते हैं ना उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, और वो क्या होता है ना वहाँ पर ज़रा टेक्नोलॉजी भी होती है, वहाँ पर क्या होता है ना कि मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी आपको ज़्यादातर देखने को सिटीज़ में ही देखने को मिलेगी। आपको लोकल होटल्स या गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट्स, इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज भी ज़्यादातर आपको सिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ सिटीज़ में क्या होता है ना, जो वहाँ पर बिजनेस फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, या रॉ मटेरियल वाली कंपनीज होती है, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर मतलब इनसे तो जॉब्स भी लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा बिजी भी रहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है ना कि मतलब आपको बेसिक सोर्सेज के लिए जैसे कि फूड हो गया या डेली मील हो गया, तो इसके लिए आपको मतलब क्या होता है ना कि आपको बहुत पैसा खर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर तो कल्टिवेशन सिस्टम होता नहीं है, फार्मिंग सिस्टम होता नहीं है। तो ज़्यादातर जो शहरों में खाना मतलब एक्सपोर्ट होके आता है वो विलेज से ही होके आता है। तो ये कहना कि सारे सिटीज़ में लाइफ ईजी है, ये गलत होगा। और ये कहना भी गलत होगा कि शहरों के लोग जो है वो ज़्यादा लेजी होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने ये पाया है कि शहरों में जो लोग रहते हैं ना उनको भले ही उनको गाँव की तरह खेती बाड़ी ना करना पड़े, लेकिन जिस बिजनेस इंडस्ट्री में हो या जिस होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, फर्म्स में हो या इंडस्ट्रीज में हो, कंपनीज में हो, जहाँ पर वो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर उनको एक्सप्लोर किया जाता है। जस्ट लाइक अगर
उनको 10-10 घंटे ड्यूटी होती है, 10-10 घंटे काम करना होता है इंडस्ट्रीज में, उनसे 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है। तो ये कहना कि सिटीज़ में जो लोगों की लाइफ है वो इजी है, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। कहीं ना कहीं ये मतलब सुटेबल बैठता है। मतलब अगर हम सिटीज़ में देखें ना, तो वहाँ पर क्या होता है, सिटीज़ में ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जॉब्स कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वो मतलब या तो प्राइवेट जॉब्स कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को अपनी फैमिली से क्या होता है ना, मतलब उनसे टाइम स्पेंड करने का ज़्यादातर मौका नहीं मिलता है। Living in a city is expensive. A large part of people earning is spent on the rent and transport. लिखा है कि लिविंग इन ए सिटी इज एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सिटीज़ पे सही मतलब फिट बैठता है। मतलब बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता है ना, जो मतलब लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग है ना, जो लोग ज़्यादातर कमाते हैं वो या तो रेंट को देते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट पे देते हैं। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग किराए के घरों में रह रहे होते हैं और उनको सुबह मतलब जब वो जॉब पे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उनका गाड़ी का भी इस्तेमाल होता है, तो उसमें उनका पैसा भी खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही बैठता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर क्यूनिंग एंड करप्ट। नहीं, ये नहीं मानता हूँ मैं। देखो जो ये लास्ट है ना, इसमें लिखा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं उन पे बिलीव नहीं किया जाता है। हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर भरोसा नहीं किया जाता, जो करप्ट होते हैं, लेकिन ये कहना कि सारे स्टेज के लोग ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आज अब हम वापस आते हैं हमारे चैप्टर पे। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as a boys and girls. It is given. What is there to think about? Let's see let's see if this is case. देखो लिखा है कि मतलब all of us are familiar with gender differences. हम सबको जेंडर डिफरेंस के बारे में पता है, हम सबको पहले ही इसके बारे में इल्म लिखा है। What does it mean टू बी ए बॉय और गर्ल? अच्छा, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है जब मैं कहता हूँ मैं लड़का हूँ, या जब कोई कहते कि मैं लड़की हूँ, इसका क्या मतलब होता है? मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स। अब अगर किसी को ये पूछा जाए कि तुम लड़के क्यों हो, तो कोई बोलेगा मैं जन्म से ही लड़का हूँ, मैं लड़का ही पैदा हुआ हूँ, तो कोई बोलेगा मैं लड़की ही पैदा हुआ हूँ, पैदा हुई हूँ। इट इज गिवन व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, लेट्स सी इफ दिस इज द केस। अब इसके बारे में सोचना क्या है? अब मतलब जो यहाँ पे दिया गया है ना, वो लिखा गया है, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन द बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को ना मतलब अच्छी तरह से ना सही से मतलब यहाँ पर सीक्वेंस लेवल पे 1 by 1 लिखना है। अब कौन सा स्टेटमेंट है किस वाले के साथ है आप नीचे देख सकते हो। एक तरफ बॉयज है, राइट साइड में बॉयज है, लेफ्ट साइड में गर्ल्स है। तो चलो हम पहले ये देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। देयर आर वेल बिहेव्ड, दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, they are good at dance and planting, they don't cry, they are rowdy, they are good at sport, they are good at cooking, they are emotional। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर कहीं पर भी ही या शी का जिक्र नहीं है, ना कहीं पे ही लिखा गया है, ना कहीं पे शी लिखा गया है, ना तो हिज है ना तो हर है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं पहचान सकते कि कौन सा स्टेटमेंट लड़कियों के लिए है लेकिन कौन सा स्टेटमेंट लड़कों के लिए है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे ना, गौर से अगर हम इस पर देखेंगे तो पहला जो लिखा गया है ना वो है दे आर वेल बिहेव्ड। अब वेल बिहेव्ड तो बॉयज भी हो सकते हैं, वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वेल बिहेव्ड होते हैं ना वो गर्ल्स होती है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। अच्छा, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। अब अच्छा कौन बोलती है और कौन मतलब ऐसे होते हैं जो अच्छा बोलते हैं और शरीफ अंदाज से बोलते हैं, मैग्निफिसेंट वे में बोलते हैं। लड़के भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं,
लेकिन अगर यहाँ पर किसी आम इंसान या टीचर को मतलब बोला जाए, वो तो कहेगा कि लड़कियां ही ज़्यादातर अच्छी तरीके से बात करती है, और लड़कियों को क्या होता है ना कि मतलब वो इन द डिसिप्लिन वे में बात करती है। दे आर फिजिकली स्ट्रांग। अब ये दे आर फिजिकली स्ट्रांग है ना, ये लड़कों के बारे में, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग तो लड़के ही होता है ज़्यादातर, तो दे आर फिजिकली स्ट्रांग ये लड़कों के बारे में है। दे आर नॉटी, मे बी ये भी लड़कों के बारे में होगा। दे आर गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग। अच्छा, डांसिंग एंड पेंटिंग में कौन ज़्यादा बेटर होते हैं, लड़की है लड़कियाँ? आई थिंक मेरे अंदाजे के मतलब लड़कियाँ ही होती है। दे डोंट क्राई। अब ये जो है ना, रोते कौन नहीं है, बहुत ही फेमस मुहावरा है कि लड़के रोते नहीं है, तो ये लड़कों क्या ही आएगा। दे आर राउडी। अब राउडी कौन है, जो मतलब राउडी इन द सेंस के मतलब जिनको हम बोलते हैं दादा, तो लड़कों के बारे में ही आएगा। दे आर गुड एट सपोर्ट। अब सपोर्ट में जो गुड है वो तो लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, सपोर्ट्स में ज़्यादातर हम लड़कों को ही मानते हैं कि लड़के ही ज़्यादातर सपोर्ट्स अच्छा खेलते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, ये जो है ना ये लड़कियों के बारे में है, क्योंकि लड़कियों की अच्छा खाना बनाना आता है। दे आर इमोशनल। इमोशनल भी ज़्यादातर लड़कियां ही होती है। नो चेक विथ योर टीचर्स हेल्प हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर फाइंड आउट डिस्कस people's reasoning and doing this are the qualities you put in for boys, something that boys are born with। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कौन लड़कों के साथ आएगा बॉयज से, कौन कौन गर्ल्स के साथ आएगी। अब ये जो यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि कौन सा स्टेटमेंट बॉय के साथ आएगा, कौन सा स्टेटमेंट गर्ल्स के साथ आएगा, एक्चुअल में इनने इसलिए आपको बोला है कि मतलब ये जो हमें सिखा दिया गया ना हमारी सोसाइटी की तरफ से, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है लास्ट वाला, दे आर इमोशनल। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है। दे आर गुड एट कुकिंग। अब ये जो दे आर गुड एट कुकिंग है ना, ये वाला, ये लड़कियों के बारे में आता है, क्योंकि हमें सोसाइटी ने सिखाया है कि लड़कियों को ही खाना पकाना आता है। दे आर गुड एट सपोर्ट्स। दे आर गुड एट सपोर्ट। अब ये जो है ना, इसमें भी हमको लड़कों के बारे में सिखाया गया है कि लड़के सपोर्ट में गुड होते हैं। दे आर राउडी, ये भी लड़कों के बारे में। दे डोंट क्राई, रोते कौन नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं। दे आर गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग। ज़्यादातर अगर हम आज किसी से पूछे कि पेंटिंग और डांसिंग में कौन अच्छे, तो लड़कियों का नाम आता है। इसी तरह से मतलब अगर आगे देखा जाए ऊपर तो लिखा है दे आर वेल बिहेव्ड। अब वेल बिहेव्ड तो ज़्यादातर लड़कियां ही होती है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल भी लड़कियां ही आती है। दे आर फिजिकली स्ट्रांग। अब फिजिकली जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग कौन होता है, लड़के आता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन लड़कों के साथ आएगा, कौन सा स्टेटमेंट बॉयज की तरफ आएगा और कौन सा स्टेटमेंट गर्ल्स की तरफ आएगा। ये मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी सोसाइटी से की तरफ से हमें सिखाया गया है पहले से ही। तो अब हम आगे चलते हैं। इफ यू टेक अ स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये मतलब लड़के रोते नहीं है, दे डोंट क्राई, ये ज्यादातर लड़कों को ही बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं है, तो ज्यादातर लड़कों के साथ ये होता है, मतलब इसको करेक्ट किया जाता है। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एट हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ्टन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई। तो जब मतलब किसी फैमिली में लड़का पैदा होता है ना, लड़का जन्म लेता है ना, फिर वो मतलब रोता है या वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्टेज से वो बाहर निकलता है, फिर जब वो रोता है तो उसके घर वाले उसको यही बोलते हैं कि जब वो मतलब 5, 6, 7, 8 साल का होता है तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं है, और ये बहुत फेमस मुहावरा बन चुका है। बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself for doing this। अब बचपन से ही जब लड़कों को कहा जाएगा कि लड़के रोते नहीं हैं, तो जब वो लड़के बड़े होते हैं ना, तो उनको वो दिमाग में बात बैठ गई होती है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो जब उनको ये बात दिमाग में बैठ गई होती है कि लड़के रोते हैं नहीं, तो वो करते क्या है, जब उनको मतलब जब वो टीन एज में जाते हैं या फिर यंग एज में जाते हैं, तो जब उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उनको रोना पड़ता है, तो वो खुद को इसके बजाय रोने के बजाय रोकते हैं, ये सोच करके लड़के या मर्द रोते नहीं है। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain। देखो लिखा गया है कि मतलब जो मतलब लड़के और लड़कियां होती हैं ना, दोनों कभी कभी रोना चाहता है, क्योंकि जब किसी को कोई टेंशन होती है या कोई सदमा लग चुका होता है या सिचुएशन ऐसी होती है
कि मतलब इंसान को रोना पड़ता है उस टाइम पे। तो मतलब ये सिचुएशन बन जाती है कभी कभी ज़िंदगी में कि इंसान को रोना पड़ता है। अब अगर लड़के दिमाग में ये रखें कि लड़के रोते हैं नहीं, तो वो रोएंगे कैसे? एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। लेकिन लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि रोते नहीं, तो वो बात उनको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। इफ ए ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल ईदर tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. देखो मतलब लड़के जब बड़े होते हैं ना, फिर अगर वो रोने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अपने आप को रोने से इस बेस पे रोकते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो बाकी मुझ पर हंसेंगे और बाकी मुझे ताना देंगे। दिस इज द वे बॉयज और एंड दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। देखो ये एक तरीका है, मतलब बॉयज कैसे है और गर्ल्स कैसे है, ये एक मतलब सोसाइटी ने एक तरीका बना दिया है। सोसाइटी की तरफ से ना हमको सिखाया गया है। दे आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। ये ऐसे स्टेटमेंट्स है जिनके मतलब जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है और बिना सोचे समझे हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। और आगे लिखा है कि and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. देखो हमें ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी ने हमारे लिए मतलब ये क्रिएट किया है ना, हमें मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि सब इसमें फिट बैठते हैं और सब ऐसे ही है, क्योंकि सोसाइटी ने जो हमारे लिए इमेज क्रिएट किए है ना, ये जो सोसाइटी ने हमारे लिए क्रिएट किए है ना, ये जो सोसाइटी ने हमारे इर्द गिर्द ये माहौल बनाया है, क्या मतलब लड़कों के बारे में अलग स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लड़कियों के बारे में अलग स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो हम इन पे मतलब इनको ही फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। तो आगे लिखा है यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाई टू गर्ल्स। देखो मैंने आपको पहले ही बोला दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, ये भी ज्यादातर गर्ल्स के बारे में ही बोला जाता है कि वो सॉफ्ट एंड जेंटल होती है, काइंड हार्टेड होती है। दे आर वेल बिहेव्ड, वो उनका बिहेव बहुत अच्छा होता है। ये भी लड़कियों के बारे में एक मतलब स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का मानता है कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि लड़कियां जो है, लड़कियां अपनी बड़ों की ज्यादा इज्जत करती है। और डू गर्ल्स प्रोसेस दिस क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो क्वालिटीज है ना, जो हमारी सोसाइटीज ने हमें सिखाई है लड़कियों के बारे में, क्या लड़कियों की ये क्वालिटीज बाय बर्थ उनको जन्म से मिलती है या फिर वो सीखती है फिर अपने माहौल से, इर्द गिर्द के माहौल से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉट? अच्छा, अब उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जो लड़कियां सॉफ्ट एंड जेंटल नहीं होती, जो मतलब मैं आपको ये बोल के काइंड हार्टेड नहीं होती और जो नोटी होती है, जिनको बात बात पे गुस्सा आता है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है when we fix people into an image and we create a stereotype, when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb। तो इस पे लिखा है कि when we fix people into one image we create a stereotype। जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं ना, हमारी सोसाइटी में जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तो हम एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक ऐसा ख्याल या तस्वर जो हम लोगों के बारे में बनाते हैं, लेकिन ये स्टीरियोटाइप सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ये पूरी तरह से सही नहीं होता है। ये जो हम सोचते हैं, हम एक तस्वर बनाते हैं, इमेजिनेबल थॉट बनाते हैं लोगों के बारे में, ये बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं होता है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background और stingy, lazy, criminal और dumb, लिखा है कि कुछ ऐसे होते हैं ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, लोग मतलब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोगों के बारे में गलत ख्याल रखते हैं, या एक रीजन के लोग दूसरे रीजन के लोगों के बारे में गलत ख्याल रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मजहब के लोग ये सोचते हैं कि जो मुसलमान है वो अच्छे नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में कुछ गलत सोचता है, या एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बारे में गलत सोचते हैं, या किसी रिलीजन के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, तो ऐसा सही नहीं होता है।
मतलब ये हो सकता है किसी रिलीजन में या किसी कम्युनिटी में कुछ गलत लोग हो, लेकिन उन गलत लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को या पूरे रिलीजन को आप गलत नहीं बोल सकते हो। ये तो यहाँ पर भी आगे वही लिखा है, इन एवरी रिलीजन, every group, whether poor or rich, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same। यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, किसी कम्युनिटी में या किसी स्टेट में या किसी रिलीजन में अगर कुछ चंद लोग गलत है तो उन चंद गलत लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को या पूरे रिलीजन को गलत नहीं कह सकते हैं। तो नीचे यही लिखा गया है कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ऐसे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो मतलब लोगों ने अफवाहें फैलाई होती है गलत अफवाहें, ये हमें किसी कम्युनिटी के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको देखने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर मतलब हमारे समाज में, सोसाइटी में ये फैला दिया है कि ये स्टीरियोटाइप फैला दिया गया है कि मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, तो ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो अफवाहें है, गलत अफवाहें है, गलत सोच है, ये हमें ये देखने से रोकती है कि मुसलमान कितने अच्छे होते हैं। हालांकि जो मुसलमान होता है हमारे इस्लाम में क्या होता है कि मतलब जुल्म करना बिल्कुल हराम करार दिया गया है और अच्छे काम करने के बारे में हुक्म दिया गया है, दूसरों की मदद करने के बारे में हुक्म दिया गया है। तो अगर मतलब ये जो मतलब फैल गया है, हम ये जो स्टीरियोटाइप फैल गया है हमारी सोसाइटी में कि मुसलमान खराब है, इसकी वजह से हमें मुसलमानों की जो गुड क्वालिटीज़ है वो देखने से मतलब वो सोसाइटी को वो नज़र नहीं आ रही है इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से। सो अगर हम आगे बात करें तो आगे यही भी लिखा है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part of certain activities and taking up jobs, or support them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them। देखो यहाँ पर जो लिखा गया है ना, बहुत ही अच्छी बात की गई है। लिखा गया है कि जो इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये क्यों होता है, स्पेशली हमारे भारत में ऐसा क्यों होता है। डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव होता है ना, ये तब होता है जब लोग जो है ना वो उन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं जो कि अफवाहें होती है, जो कि सच नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के दौरान बोलूँ, अगर ये अफवाह फैलाई गई भारत में कि जो कश्मीरी है या जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अच्छे नहीं है, तो जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं वो भी शायद हम जम्मू कश्मीर के लोग को अच्छा नहीं समझते हैं। या अगर हमारे भारत में ये अफवाह फैला दी जाए कि दिल्ली में जाना सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे चोरियाँ होती है, तो बाकी स्टेट्स के जो लोग हैं उनके जहन में भी ये मन में भी ये बैठ जाएगा कि दिल्ली के लोग जो है वो चोर है और उन सब उनको चोर की नज़र से ही देखेंगे। हालांकि सच ये नहीं होता, सच इससे बिल्कुल अलग होता है। तो ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है ना, ये तब होता है जब इंसान सच्चाई को छोड़कर इन अफवाहों को, स्टीरियोटाइप्स को, ये जो फेक इमेजिनेबल मतलब सोच बना दी गई होती है किसी कम्युनिटी के रिलेटेड, उन पर अमल करता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा गया है कि अगर एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों पर मतलब उनको नीची नज़र से देखते हैं और उनके साथ वो भेदभाव करते हैं, या एक हमसाया जो होता है वो अपने पड़ोसी को मतलब नीची नज़र से देखता है, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, या ऐसे ही मतलब जो होता है ना, मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी कप में चाय पीता हूँ या पानी पीता हूँ, फिर दूसरे को मैं उसको हाथ नहीं लगाने देता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो दूसरे कम्युनिटी का इंसान है या दूसरे रीजन का लोग इंसान है, अगर इसने मेरे गिलास में पानी पिया तो इससे मेरा गिलास मतलब गंदा हो जाएगा। तो ये करना भी क्या है, ये भी भेदभाव ही है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन ही है। Discrimination can take place because of several problems. You probably recall from the previous chapter that similar EK and Samir do were different from each other. लिखा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये बहुत सारी वजहों से होती है।
मतलब आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारा पिछला चैप्टर था ना, उसमें जो लिखा था समय ई के एंड समय डी ओ के बारे में। सो वो डिफरेंट मतलब एक दूसरे से वो अलग अलग थे, बहुत सारी वजहों से, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो एक दूसरे से अलग अलग थे। For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, may be discriminated against as their customs or practices may be seen in एज इन्फीरियर। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वो जो थे ना ई के सिमेर ई के और सिमेर डू, वो एक दूसरे से अलग अलग थे, जैसे कि वो अलग अलग मजहब से थे। और दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब ये मतलब क्या होता है ना कि तो उनका जो मतलब रिलीजन, उनका रिलीजन अलग होना और वो दो एक दूसरे से अलग होना, ये भी एक मतलब पहलू है डाइवर्सिटी का, डाइवर्स होने का। However, this diversity can also be a source of discrimination. लेकिन ये जो डाइवर्सिटी होना है ना, ये भी एक रीजन हो सकता है डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव होने का। Groups of people who may speak a certain languages, follow a particular religion, live in specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. कुछ ऐसे ट्राइबल्स होते हैं या कुछ ऐसे कम्युनिटीज होते हैं ना, मतलब वो अपने कल्चर्स या ट्रेडिशंस के बेस पे ना मतलब यूनिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, हमारे यहाँ कश्मीर में गोजरी ट्रेडिशन होता है, तो उनका जो शादी का कल्चर होता है, शादी करने का जो स्टाइल होता है, कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होता है, वो आम कश्मीरियों से अलग होता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे भेदभाव उनके साथ भी किया जाता है। उनको भी मतलब क्या आपको मैं ये बोलूँ, बाकी कश्मीरी उनको भी क्या करते हैं, उनको भी एक लेस वैल्यू के तौर पर देखते हैं, उनको भी एक लेस वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही लिखा है। Another difference between the two Sumers was in their economic backgrounds. वो उनके मतलब ये जो दो शख्सियत है ना, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उनका जो दूसरा मतलब रीजन था ना, वो एक दूसरे से अलग है, वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था बेसिकली। जैसे कि समेरडू वॉज पुअर, समेरडू जो था वो गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मतलब क्या है ना कि मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से जो उनमें डाइवर्सिटी थी ना, कि मतलब एक तो गरीब था, दूसरा अमीर था, ये एक्चुअली में सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है, ये एक्चुअली में इनइक्वालिटी है ना, बराबरी है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी। जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको मतलब वो अपने लिए रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो गरीब लोग अपने लिए रिसोर्सेज कैसे अफोर्ड करेंगे? To meet their basic needs of food, clothing, and shelter, they experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. ये बात सही है कि जो गरीब होते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो पैसा ना होने की वजह से अपने लिए वो जो मतलब बेसिक नीड्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, शेल्टर, मकान, वो अपने लिए ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते ठीक से। तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता है, ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग ऑफ ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, Tribals of some religious groups and even particular religions are discriminated against for one or more of these reasons. देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो कि गरीब भी होते हैं, और गरीब होने के साथ साथ वो एक ऐसे कम्युनिटी से होते हैं या एक ऐसे ट्राइब से होते हैं जिनके कल्चर को लेस वैल्यू दिया जाता है। जैसे कि ऐसे में मतलब हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब एक बहुत बड़ा फेमस मतलब बहुत फेमस नाम है हमारे भारत में, या बहुत फेमस ट्राइब हमारे भारत में, कि मतलब उनको रिजर्वेशंस मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है हमारे भारत में जो गरीब भी है और उनके कल्चर को वैल्यू भी नहीं दी जाती है। तो दोनों तरफ से ना उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको लेस वैल्यू दिया जाता है और उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है हर किसी जगह पर। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ मजहब के बेस पे ना
डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको मतलब उनका मजहब देख कर ना उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दिस विल हेल्प अस understand the ways in which caste was used to discriminate against a large number of people। अब हम जानेंगे उस एक फेमस इंडियन के बारे में जिसको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, और दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज विच वर कास्ट। और हमें ये जानने में हेल्प करेगा कि जो भारत में कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना, वो कितना ज़्यादा होता है, ये भी हम आगे समझेंगे। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc। जो लोग होते हैं ना वो बहुत सारे काम में बिजी होते हैं, जैसे कि टीचिंग में, कारपेंट्री में, पोइट्री में, कुछ वेविंग में, कुछ फिशिंग में, कुछ फार्मिंग में, टू अर्न लाइवहुड, अपने रोजगार को मतलब अर्न करने के लिए, अपनी बेसिक्स को अर्न करने के लिए, अचीव करने के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिनको तरजीह ज़्यादा दी जाती है बजाय के अदर कामों से। एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क्स दैट आर लेस वैल्यू। कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो मतलब बहुत लेस वैल्यू के तौर पे उनको देखा जाता है, जैसे कि अगर कोई बंदा जो है वो गाड़ियाँ साफ करता है, गाड़ियाँ धोता है, कुछ मतलब वो होते हैं ना वो सैलून जो नाई होते हैं जो कि मतलब हेयर कटिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो म्यूनसिपलिटी वाले जो होते हैं ना जो गार्बेज उठाते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं। ये जो मतलब वो लोग जो ये काम करते हैं ना सोसाइटी में उनको बहुत ही कम रेस्पेक्ट मिलती है, उनको बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एंड डर्टी और इम्प्योर, और जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, ऐसे काम करते हैं ना, सोसाइटी उनको गंदी नज़र से देखते हैं और उनके बारे में बहुत सारे बुरे ख्याल रखते हैं कि ये गंदे लोग हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो मतलब बिलीफ है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है कास्ट सिस्टम में, बहुत ज़रूरी पहलू है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ sort of ladder where each caste was either above or below the other। तो इसमें ये लिखा है कि जो कास्ट के इसमें ये लिखा है जो कास्ट के मतलब कास्ट सिस्टम में क्या होता है ना, ग्रुप्स ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर, लोगों को ना एक सीढ़ी की तरह रखा जाता है। मतलब कुछ लोगों को ऊपर का दर्जा दिया जाता है और कुछ कास्ट के लोगों को नीचे का दर्जा दिया जाता है। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे कास्ट से लोग होते हैं, ऐसे कास्ट से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सईद कास्ट के लोग हैं ना, मतलब यहाँ पर मैं ये माना जाता है कि वो बहुत ऊंची नस्ल के लोग हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जस्ट एक स्टीरियोटाइप होता है, एक ख्याल होता है। एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर, कुछ ऐसे कास्ट के लोग होते हैं जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, ऊंचे मानते हैं। द ग्रुप्स हु वीआर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वी आर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। कुछ ऐसे कास्ट के लोग होते हैं ना जिनको मतलब बहुत कम रेस्पेक्ट मिलती है, उनको अनटचेबल मतलब अनटचेबल। जैसे कि मैं आपको ये बोलूँ, यहाँ पर एग्जांपल ऐसी ऑलरेडी दी गई है। अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे ना, दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित एक ऐसी कास्ट है ना हमारे भारत में जिनको अनटचेबल कहा जाता है, कि उनको टच करने से मतलब भारत में ये एक स्टीरियोटाइप बन गया था कि अगर कोई दलित इंसान को टच करता है तो वह गंदा होता है, या अगर दलित कास्ट के लोग किसी बर्तन को या किसी चीज़ को छू लेंगे तो वो चीज़ गंदी होती है। They prefer this word to untouchable Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste। अच्छा, ये जो दलित लोग हैं ना, इनको मैंने आपको पहले ही बोला, इनको अनटचेबल भी बोलते हैं, मतलब इनके साथ वही सलूक किया जाता है जो मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर किसी चीज़ को छुएंगे तो वो गंदा हो जाएगा। अच्छा, इशू का मतलब होता है ना टूटा हुआ, और इसी की वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, इनको बहुत ही लेस वैल्यू दिया जाता है, और गवर्नमेंट ने इनको ना शेड्यूल कास्ट का मतलब यानी एससी का मतलब दर्जा दिया है, इनके लिए बहुत रिजर्वेशन भी मिलती है इनको। कास्ट रूल्स वेयर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स।
जो कास्ट रूलर्स रहते हैं ना, जो मतलब अपर दर्जे के जो रूलर्स होते हैं ना, डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड टचेबल्स, वो मतलब क्या करते हैं, वी आर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड टचेबल्स। मैंने आपको ये पहले ही समझा है कि जो मतलब ऊपर के लोग होते हैं ना, ऊपर के कास्ट के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो नीचे के कास्ट के लोग हैं जैसे कि दलित, वो इनको बहुत लेस वैल्यू देते हैं, और इवन क्यों मतलब इनको वो छूते भी नहीं है। To take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the villages. कुछ जो नीचे लोग, नीचे दर्जे के जो कास्ट के लोग होते हैं ना, उनको यही काम दिया जाता है ज़्यादातर कि वो मतलब जो कूड़ा कचरा है वो रास्ते से हटाए, और जो मरा हुआ जानवर है उसको भी मतलब वो हटाए, ऐसे ऐसे काम उनको दिया जाता है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट्स। और ये जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं ना, ये जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं ना, ये जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं ना, अपर कास्ट वाले लोग, ऊंचे कास्ट वाले लोग, इन नीचे कास्ट वाले लोगों को अपने घर में भी अपने घर में आने से भी रोकते हैं। इनको इजाजत नहीं होती कि ये अपर कास्ट के लोगों के घर जाए। और इसके साथ साथ बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। और इनके साथ इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो दलित होते हैं ना, या लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, इनको मतलब अपने गांव से पानी भी अच्छी तरह से नसीब नहीं होता है। अगर किसी जगह पर कुआं है तो उस कुएं का, अगर उस कुएं में जो हायर कास्ट के लोग उस कुएं का पानी यूज करते हैं, तो उस कुएं के पानी को जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको यूज करना मतलब अलाउ नहीं होता है। Their children could not sit next to children of other caste in school. Thus, upper castes acted in ways which did not give so-called untouchables give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. और इसके साथ साथ जो अपर कास्ट के बच्चे होते हैं ना, अपर कास्ट के लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मतलब जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं वो नहीं बैठ सकते, उनको अलाउ नहीं होता है। जैसे कि एक दलित का बच्चा किसी अपर कास्ट के बच्चे के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकता है। और जो बड़े कास्ट को बड़े कास्ट अपर कास्ट के लोगों को जो राइट्स मिलते हैं ना, वो राइट्स जो होते हैं ना वो लोअर कास्ट के लोगों को नहीं मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, shares his first experience of caste based discrimination. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना, इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस शख्सियत गुजरी है हमारे भारत में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया, जो ग्रेटेस्ट लीडर थे हमारे भारत में। शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने भी अपना जो इनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुई थी, वो इन्होंने शेयर किया। विच टुक प्लेस इन 1901, जो कि हुआ था इनके साथ 1901 में, व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old, जब वो सिर्फ 9 साल के थे। तो ये बात 1901 की है, जब वो 9 साल के थे और उनको जाना था कोरी गांव। तो कोरी गांव उनको जाना था, जो कि महाराष्ट्र में है अभी। तो उनके साथ उनके भाई भी थे और उनके कजन्स भी थे। तो हुआ ये था कि एक्चुअली जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, वो अनटचेबल कास्ट से थे। तो जब वो जो मतलब जब वो जा रहे थे ना, जब वो अपने फादर से मिलने जा रहे थे ना, उस टाइम पे आज की तरह ये मॉडर्न कार्स नहीं होती थी। 1901 में उस टाइम वो ब्लॉक कार्ट, वो बैलगाड़ी होती थी। तो जो बैलगाड़ी चलाने वाला जो था ना, जब उसको पता चला ना कि ये अनटचेबल कास्ट से है, तो उसने मना कर दिया इनके साथ बैठना। तो इनमें से उन्होंने कहा कि उसने एलो किया इनमें से एक को कि आप में से एक बैलगाड़ी को चलाएगा, लेकिन खुद वो इनके साथ नहीं बैठेगा। और इसके साथ साथ ना उनको रास्ते में पानी मिला, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें रास्ते में मिली। तो इस सारे दौर से उनको मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और उसके भाई को गुजरना पड़ा था उस टाइम पे। ना रास्ते में किसी ने पानी दिया, ना अच्छा सलूक किया, इवन कि उनको वो बैलगाड़ी भी खुद ही चलानी पड़ी थी। तो इसमें भी उसी इंसिडेंट के बारे में लिखा है। तो अगर आप इस पे मतलब कंप्लीट इंसिडेंट पढ़ना चाहते हो तो आपको इसके बारे में सोर्स भी मिलेगा। यहाँ पर सोर्स ऑलरेडी लिखा गया है। सोर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून मुंबई एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे, जब उनको खुद ही वो बैलगाड़ी चलानी पड़ी थी।
और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था, रास्ते में उनको किसी ने पानी भी नहीं दिया था। 1901 में होता जब उनको कोरेगांव अपने फादर से मिलने जाना था। तो वो एक लंबी कहानी है, मगर रियल स्टोरी है वो। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो आप सोर्स को यूज़ करके ये पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर आगे ये लिखा है कि यहाँ पर ये भी लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 तो 1956, तो जन्म से लेके अंत तक उनके बारे में जो मतलब डिटेल्स है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप अगर अलग से जानना चाहते हो तो आप अलग से वो मतलब इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हो, लेकिन जिसको जानना हो। अदरवाइज हमें सिर्फ यहाँ पे अपने टॉपिक पे फोकस करना है। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other place. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source they do. कितना दर्दनाक होता होगा ना वो, जब कुछ कास्ट के लोग ऐसे हो जो ठीक से एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता है, ना लोग उनको वो पानी पीने दे सकते हैं जो बाकी लोग खुद पीते हैं, ना वो खाना खा सकते हैं जो बाकी लोग खुद खाते हैं। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. ये जो सिंपल इंसिडेंट स्मॉल इंसिडेंट हुआ था ना 1901 में बी आर अम्बेडकर साहब के साथ, ये दिखाता है कि मतलब उस टाइम पे जो था प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू चिल्ड्रन इवन थो दे वुड पे द मनी। मतलब उनको ये तक एलो नहीं था कि वो ठीक से उस कार्ट में बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाए, क्योंकि वो कार ड्राइवर ने तो वो बैलगाड़ी चलाने से मना किया था, तो इनको खुद चलाना पड़ा था और इन्होंने इसके बदले में किराया भी दिया था। All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. बाकी सारे जो वहाँ पे कार ड्राइवर्स थे ना, जिनके बाकी सब जो वहाँ पे बैलगाड़ी वाले थे ना, उन्होंने मना किया था इनको अपने साथ ले जाने में। खाली एक ने माना था, वहाँ पे एक बैलगाड़ी वाले ने माना था, लेकिन उसने भी ये कहा था कि मैं आपको अपनी बैलगाड़ी तो दूंगा, आपसे पैसे भी लूंगा, किराया भी लूंगा, लेकिन आपको बैलगाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। मैं आपके साथ मतलब मैं भी आऊँगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economical activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. So clearly जो ना ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, जो कास्ट बेस्ड हुआ था उस टाइम पे, कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया गया था उनको उस टाइम पे, is not only limited to preventing others from undertaking certain economic activities but also denies them the respect. जो दलित लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है ना, तो उनको मतलब इकोनॉमिकल कंडीशंस में ना तो उनको इकोनॉमिक के लिए मतलब वैल्यू दिया जाता है, कंप्लीट राइट्स दिए जाते हैं, और ना ही उनको वो रेस्पेक्ट या डिग्निटी दी जाती है जो कि बाकी कास्ट के लोगों को दी जाती है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। The struggle for freedom from British rule also included within the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Thus, women, tribal and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. हम सबको अपने भारत के बारे में पता है कि हमारा भारत आज़ाद कैसे हुआ था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ ना, भारत का जो आज़ादी का जो स्ट्रगल था, जो वो स्ट्राइव मूवमेंट था, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मतलब बड़े बड़े कास्ट के लोग ही भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। उसमें जो ज़्यादा मेहनत जो भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने की थी ना, वो कौन थे? भारत के लिए जिन लोगों ने ज़्यादा लड़ा भारत को आज़ाद करने के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो लोग थे जो दलित थे, जो मतलब वुमेन थी, औरतें थी दलित कास्ट से, उन्होंने लड़ा। जो ट्राइबल के लोग थे, जो कि जिनको लेस वैल्यू दिया जाता था, उन्होंने अपने भारत के लिए लड़ा। जो कि किसान थे उस टाइम पे, जिनके साथ बहुत जुल्म किया जाता था, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, उन्होंने लड़ा अपने भारत को आज़ाद करने के लिए और खुद के राइट्स मतलब अपर राइट्स बनाने के लिए, खुद के राइट्स को मांगने के लिए, मतलब उनको कंप्लीट राइट्स मिले जो कि बाकी कास्ट के लोगों को भी मिल चुके थे। तो अपने राइट्स के लिए उन्होंने भी लड़ा, अपने भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने लड़ा, ना कि सिर्फ अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए बल्कि अपने राइट्स को भी पाने के लिए। As pointed out
earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. As pointed out earlier, जो कि हम मतलब पहले पढ़ चुके हैं, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much right to education as men did. बहुत सारे दलित ऐसे भी थे जो कि मतलब ये डिमांड करते थे, अपना ये हक मांगते थे कि हमको भी मंदिर में जाने की इजाज़त दी जाए को। और बहुत सारी मतलब औरतें ऐसी भी थी जो कि चाहते थे कि हमको मर्दों जैसे मतलब जो हक मर्दों के मिले हैं वो बराबर हक हमको भी मिले, हमको भी एजुकेशन में हक मिले। Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. जो पीजेंट्स थे ना वो क्या कर रहे थे, वो जो मतलब जो मनी लैंडर होते थे ना, जो उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते थे, उनसे वो मतलब उससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। वो अपने मतलब राइट्स मांगते थे कि हम पर इतना ज़्यादा टैक्स ना लगा दिया जाए। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India documented that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. देखो हुआ ये था कि एक्चुअली में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारे लीडर्स को उस टाइम पे पता था कि हमारे भारत में बहुत सारे रीजंस की वजह से ना इनइक्वलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब जिन्होंने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये तो मतलब जो हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बनाई गई थी उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1946 से 1947 तक, 1947 से 1946 से 1947, 1948, 1949 तक। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो उन्होंने उस टाइम पे जो मतलब हमारा अगर हम पार्टीशन के बाद की बात करें, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, तो जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उससे तब से लेकर 1949 तक जब तक हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे ना उनको पता था कि हमारे भारत में ना मतलब बहुत सारी वजहों से डिस्क्रिमिनेट होता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। A document that laid out the rules by the nation would function, were aware the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. उनको ये पता था कि हमारे भारत में किन चीज़ों की वजह से, रीजंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसे लोग इसके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। Many leaders of these struggles, such as Dr. B.R. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. अब इनमें से जो सबसे बड़ा लीडर थे, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो खुद अनटचेबल कास्ट थे। उन्होंने खुद अपने कास्ट, अपने राइट्स के लिए लड़ते आ रहे थे। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. अब देखो ये जो लीडर्स है ना, इन्होंने इस हमारे बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया, उसमें ऐसे गोल सेट किए, ऐसे विजन सेट किए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमारे भारत को कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि हमारे भारत में क्या होता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको मतलब इक्वली ट्रीट किया जाता है कि जो हक यहाँ पर अपर कास्ट के लोगों को मिलते हैं वही लोअर कास्ट के लोगों को मिलते हैं, जो हक अमीर को मिलते हैं वही हक गरीब को भी मिलते हैं। और ये जो है ना, दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनिट्स अस ऑल इंडियंस। और यही जो इक्वलिटी बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यही हमें सारे भारतीयों को एक साथ जोड़ता है। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स। भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबके लिए इक्वल राइट्स है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अभी जो अनटचेबिलिटी है ना, इसको क्या किया गया है, इसको मतलब हमारे लॉ के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में इसको एक क्राइम करार दिया गया है। अब ये अनटचेबिलिटी बेस पे, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना एक क्राइम बना दिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको ख़त्म कर दिया गया है। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो दलित होगा वही
कूड़ा कचरा उठाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब जो जिस कास्ट से भी है ना, अब एक दलित भी पुलिस ऑफिसर बन सकता है, अब एक लोअर कास्ट वाला भी IAS ऑफिसर बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब सारे कास्ट के लोगों के लिए खुले हैं। इन एडिशनल द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे गवर्नमेंट को ना मतलब ये अथॉरिटी भी दी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि जो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो कुछ ऐसे लॉज प्रोड्यूस करे, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिनकी बेस पे जो गरीब लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको स्पेशल राइट्स मिले। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was significant element in ensuring equality. जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ना, उन्होंने ये भी बोला कि जो डाइवर्सिटी है ना, हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, मतलब जो डिफरेंस पाई जाती है ना, चाहे रिलीजन के बेस पे हो या कास्ट के बेस पे हो या लैंग्वेज के बेस पे हो या ट्राइब के बेस पे हो, इसको मतलब ये एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, ये भारत को खूबसूरत बनाता है। लेकिन इस डाइवर्सिटी में जितने भी कास्ट आते हैं, जितने भी रिलीजन्स आते हैं, जितने भी ट्राइब्स आते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। आगे लिखा है, दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that not one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश किया गया है कि गवर्नमेंट को सारे जो मजहब के लोग हैं, सारे ट्राइबल्स के लोग हैं, सारे कल्चर्स के लोग हैं हमारे भारत में, सबको इक्वल राइट्स दिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, सबको अपने अपने फेस्टिवल्स बनाने के हक देने चाहिए। और ऐसा होता भी है। आज हमारे भारत में जो मतलब लैंग्वेजेस है, हर कोई अपनी लैंग्वेज बोलता है, अपनी मदर टंग बोलता है, किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर कोई अपना फेस्टिवल बनाता है, किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर कोई अपनी रिलीजन की जो प्रैक्टिस है उनको मतलब फॉलो करता है, उनको निभाता है, किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Therefore India became a secular country, और यही चीज जो है ना हमारे भारत को सेक्युलर बनाती है, where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear and discrimination. यहाँ के जो लोग होते हैं ना, बाहर के जो लोग हैं ना, वो अब सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। यहाँ पर हर किसी मजहब के लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने का हक दिया गया है, अपने रिलीजन में जो मतलब प्रैक्टिस है उनको फॉलो करने का हक दिया गया है, उनको निभाने का हक दिया गया है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one other. और यही जो है ना हमारे भारत को ना मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे भारत में हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसी के बेस पे हमारा भारत आज यूनाइट है, एकजुट होकर सब लोग रह रहे हैं। Though these ideas are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आइडियाज पहले से है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही सिखाता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, और जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आइडियाज, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ताकि किसी भी इंसान को, किसी भी ट्राइब के इंसान को, किसी भी कास्ट के इंसान को, किसी भी कम्युनिटी के इंसान को भारत में कोई भी भेदभाव ना मिले, और भारत में जो ये भेदभाव सिस्टम है, इनइक्वलिटी सिस्टम है, ये खत्म हो जाए। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आइडियाज पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें आज क्या मिलता है, हमारे भारत में इनइक्वलिटी जो है ना वो स्टिल हमें पाई जाती है। बदकिस्मती से हमारे भारत में कुछ जगहों पर आज भी ये इनइक्वलिटी पाई जाती है, आज भी ये कास्ट सिस्टम पाया जाता है। इक्वलिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वलिटी जो है ना ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें भारत में इक्वलिटी एस्टेब्लिश करनी है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जो कि ऑटोमेटिक मिले। इसके लिए हमें भारत को ऐसा बनाना पड़ेगा।
हमें भारत में जो इनइक्वलिटी है ना, जो भेदभाव है ना, उस सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना होगा। और ये तब हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर इस इनइक्वलिटी सिस्टम को, इस डिस्क्रिमिनेट बेस्ड सिस्टम के खिलाफ एक साथ आवाज उठाए और भारत को यूनाइट बनाए, इक्वलिटी बेस्ड बनाए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमसे कहता है। People struggle and positive actions by the government are necessary to make this reality for all Indians। देखो इसमें ये लिखा गया है लास्ट में कि जो मतलब लोगों का जो स्ट्रगल है ना, लोगों का जो स्ट्रगल है ना, और जो पॉजिटिव एक्शंस है ना, और गवर्नमेंट के जो एक्शंस है ना, वो इसके लिए नेसेसरी है। मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों के स्ट्रगल के बगैर और पॉजिटिव एक्शंस के बगैर, जब तक ना हम पॉजिटिवली इसके खिलाफ, इनइक्वलिटी के खिलाफ एक्शन ले जाए, और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर, गवर्नमेंट के कदम के बगैर हम इस चीज़ को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस a reality for all Indians। गवर्नमेंट को लोगों के साथ मिलकर, या लोगों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक साथ इस इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारत में भेदभाव सिस्टम खत्म करना चाहिए, और भारत में इक्वलिटी एस्टेब्लिश करना चाहिए। पूरे भारत में डिस्क्रिमिनेट खत्म करना चाहिए, और पूरे भारत को ऐसा बनाना चाहिए जो कि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी लिखा है, जो कि आप पढ़ सकते हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of states and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly in this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो हमारा प्रियम्बल भी जो है ना, वो इक्वलिटी की बात करता है, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करता है। और ये तब हो सकता है प्रैक्टिकल लेवल पे जब गवर्नमेंट और लोग दोनों मिलकर इस भेदभाव सिस्टम को खत्म करें। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा।